हेलो एवरीवन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिवाइज कराने जा रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जनवरी 2025 एग्जाम के लिए आईसीआई ने रिवीजन टेस्ट पेपर यानी आरटीपी निकाल दिया है। वही आरटीपी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ये जो आरटीपी है ना, बहुत अच्छी है। मतलब मैं बोलूँगा एकदम एग्जाम लेवल के स्टैंडर्ड वाला इन्होंने बनाया है। केवल कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर मैं हटा दूँ तो बाकी सारे एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चंस है, एकदम प्रॉपर एग्जाम लेवल का। और ये मेरे हिसाब से ये आरटीपी एसएम वाली सबको पढ़नी चाहिए, बिकॉज जिन स्टूडेंट्स का भी एसएम को लेके क्लैरिटी नहीं है कि उनकी प्रिपरेशन लेवल कैसी है, आपको तुरंत पता चल जाएगा इस आरटीपी से। तुरंत एसएम के अंदर जो छुपे हुए एकदम हिडन बढ़िया टॉपिक्स है ना, जो हमने पढ़े थे, उन सब को ऑलमोस्ट इन्होंने कवर किया है इस क्वेश्चन पेपर में। हर छुपा टॉपिक सामने आएगा तुमको। खाली वो बीसीजी मैट्रिक्स, कुत्ते वाला मैट्रिक्स वही नहीं है, बहुत कुछ आएगा। तो इसलिए आई थिंक हर स्टूडेंट को आरटीपी सुनना ही चाहिए। ये जो 1 घंटा तुम इन्वेस्ट करोगे इस रिवीजन टेस्ट पेपर के मेरे वीडियो को देखने में, ये तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की मतलब जो बंद दरवाजे थे वो खोल देगा। तुमको समझ में आएगा और बाप रे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये था, मेरी तैयारी की लेवल कैसी, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैंने एक बुक दी थी और एक बुक में सब कुछ कवर था, 5 चैप्टर्स, उसके सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसके एमसीक्यू, सब कुछ कवर था। मैं आज तुमको अपनी बुक से दिखाऊंगा सारे के सारे एक टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले पेपर रिव्यू करते हैं। ये जो आरटीपी का पेपर है इन्होंने कैसा बनाया है, 10 एमसीक्यू डाले हैं। 10 एमसीक्यू है जिसमें से ना एक लंबी 2 पेज की कहानी है जिसमें 5 एमसीक्यू है और 5 आइसोलेटेड छोटे केस और एमसीक्यू है। तो 10 एमसीक्यू है और फिर एसएम में टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं। 5 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से इन्होंने दो एमसीक्यू डाला है, ठीक है। तो 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डाला है, तो 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये कहानी इस कंपनी की है, मैं छोटे में बनाऊंगा, पूरा रीड नहीं करूंगा। ये कंपनी ना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, मतलब जैसे टीवी, फ्रिज, रेडियो, वॉशिंग मशीन, ये सब। अब इन लोगों ने एक नए मार्केट में एंटर करने की सोची है। ओके, उसी को लेके इनका पूरा डिस्कशन चल रहा है। ये लोग स्मार्टफोन्स में भी एक की प्लेयर है, इनका स्मार्टफोन भी बहुत अच्छा बिकता है। अब यहाँ से एक करके पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और हर पैराग्राफ के ऊपर एक एमसीक्यू कहानी है। सबसे पहले ये वैल्यू चेन एनालिसिस का टॉपिक है। इसमें बोला गया है कि इन्होंने अपना वैल्यू चेन एनालिसिस किया, उससे उनको हेल्प मिला। क्या हेल्प मिला, अंडरलाइन को पढ़ो। इट हेल्प्ड इन स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेसेस एंड एलिमिनेटिंग रिडंडेंसीज। मतलब आपके प्रोसेस में जो इनइफेक्टिव काम की बेकार की चीज़ें वो हटा दी, तो प्रोसेस पतला हो गया, छोटा हो गया, स्ट्रीमलाइंड हो गया। द कंपनी रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस इन्होंने कैसे, क्या फायदा हुआ, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुआ, प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो गया, क्वालिटी और बेहतर हो गई, और ये लोग उस वजह से और सस्ते दाम में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर कर पा रहे हैं। अब इसी के ऊपर है MCQ 5, ठीक है। ये रहा, इन्होंने बोला ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस इन्होंने किया, इससे इनको मेन फायदा क्या हुआ बताइए। 4 ऑप्शन आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा एक ही राइट ऑप्शन है, ठीक है। पहले वाले में बोला इससे डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प हुआ, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। दूसरे वाले में बोला इससे इन्होंने रिडंडेंसीज, इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट किया, कॉस्ट कम हुआ, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ये था वहाँ पे, ये सही है। तीसरे वाले में बोला कि वर्टिकल इंटीग्रेशन करना, ये कुछ था ही नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ। चौथे वाले में बोला कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, बजटिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो व्हेन यू रीड द ऑप्शंस यू आर क्लियर एकदम कि हाँ भाई वैल्यू चेन एनालिसिस का इनका जो एडवांटेज केस में लिखा था वही आंसर है वो भी। तो इस तरह के 5 MCQs हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अब तुम बोलोगे सर ये तो ईजी हुआ ना, वैल्यू चेन वाले टॉपिक में अंदर जो पैराग्राफ में लिखा था वही ऑप्शन में लिखा तो वही सही आंसर है। बात सर ऐसी है ना, जिसका वैल्यू चेन पढ़ा हुआ होगा वो तब से गेस कर लेगा कि अच्छा ये वैल्यू चेन वाली टॉपिक है और ये पूछा जा रहा है। जिसका पढ़ा हुआ नहीं है वैल्यू चेन ढंग से, वो ये भी गेस नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट कहानी का नेक्स्ट पैराग्राफ है लीडरशिप के ऊपर। इस कंपनी का जो CEO है उसका नाम है जॉनथन मर्सर। जॉनथन मर्सर का जो लीडरशिप स्टाइल है बड़ा कमांडिंग और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल है। तो उसका चैलेंज था कि वो अपनी लीडरशिप स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, और अपने एम्प्लॉयज़ में क्रिएटिविटी, इनोवेशन पैदा करे। तो उसने क्या क्या किया, अंडरलाइन को पढ़ो। Mercer invested in leadership development programs for middle and senior managers to enhance their interpersonal communication skills। इससे एक कोलैबोरेटिव और डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जोनाथन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये रहा। बोला जोनाथन ने जो लीडरशिप स्टाइल चेंज किया उसके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या मेन आउटकम निकल के आए। पहला वाला वो और ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गया पहले से, गलत। दूसरे वाला उसने एक स्ट्रिक्ट हायरार्की बना दिया, गलत। थर्ड
उसने ही इन्वेस्टेड इन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इनहैंसिंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के लिए, यही था लिखा हुआ, तो ये आंसर है। चौथा वाला, उसने अपना मैक्सिमम काम मिडिल मैनेजर को डिलीगेट कर दिया, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था, तो आंसर है सी। ठीक है, ऐसे करके एक एक पैराग्राफ पे है। फिर ये दूसरा है एसबीयू स्ट्रक्चर। ये कंपनी ना ये क्या बोलते हैं, पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करती थी। फंक्शन मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब ये लोग एसबीयू स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कंप्राइजेज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स और बिजनेस डिविजन्स व्हिच आर एमेनेबल टू कंपोजिट प्लानिंग ट्रीटमेंट। एसबीयू के अंदर जितने भी बिजनेस होते हैं उनमें सब एक ही स्ट्रेटजी लगती है, तो ये एसबीयू स्ट्रक्चर में मूव कर गए हैं। ठीक है, पढ़ो। डिवाइडिंग द कंपनी इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल यूनिट्स, ईच एसबीयू वाज टास्क्ड विद फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस। ये एक डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच होता है, सही है। ठीक है, इससे डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो गया कि हर एसबीयू का जो मैनेजर है उसको ऑटोनॉमी दी गई कि आप अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकते हो, रिजल्टिंग इन क्विकर मार्केट रिस्पॉन्स, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड इनोवेटिव एंड इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये जो इसका आउटकम है ये निकल के आया एसबीयू स्ट्रक्चर का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है 2। ठीक है, ये रहा। बोला इन्होंने जो एसबीयू स्ट्रक्चर क्या बताइए उसके फायदे क्या क्या हुए। मैं उल्टा ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी। इससे बोलता है और सेंट्रलाइज्ड हो गया, उल्टा, ये तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है, रॉन्ग आंसर। फिर बोला मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एसबीयू और फंक्शनल जमीन आसमान का फर्क है। फंक्शनल के बाद आता है डिविजनल, डिवीजन के बाद आता है मल्टी डिविजनल, फिर आता है एसबीयू। तो एसबीयू डिविजनल से मैच खाता है, फंक्शनल से मैच नहीं खाता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स था ही नहीं कभी इनके, तो ये भी गलत है, ये सही है। पढ़ो। द एसबीयू स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड एम्पावर्ड द यूनिट टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, क्विकर मार्केट रिस्पॉन्स, एनहांस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये आंसर है एसबीयू के फायदे। ठीक है, एसबीयू के बाद इनकी कहानी का नेक्स्ट पैराग्राफ था कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ये कंपनी कॉस्ट लीडरशिप फॉलो कर रही है, पढ़ना। बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सप्लाई चेन, तो इन्होंने अपना सप्लाई चेन पूरा इंप्रूव कर दिया, मतलब रॉ मटेरियल के आने से लेके कस्टमर के डिलीवरी तक। द कंपनी अचीव्ड कॉस्ट एफिशिएंसीज विच द कॉम्पिटिटर्स आर स्ट्रगलिंग टू मैच। तो अपने सप्लाई चेन को इंप्रूव करने से इनके कॉस्ट इतने कम हो गए तो इन्होंने प्राइस ही बहुत कम कर दिया जो कॉम्पिटिटर मैच नहीं कर पा रहे। गुड, तो सप्लाई चेन मेन है। कॉस्ट, जितने भी कस्टमर्स जो कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं वो यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ बात हुई है कि सप्लाई चेन को इंप्रूव करके कॉस्ट लीडर बन गए हैं, जबकि इसके ऑप्शंस में वो भी है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। वाइल इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट लीडरशिप, ये चालू हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इन्होंने लेबर कॉस्ट कम कर दिया, नहीं। दूसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रावेगेंट मार्केटिंग कैंपेन किया, नहीं। चौथा ऑप्शन है इनका टारगेट था मोनोपोली बनना टू एलिमिनेट कंपटीशन, ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं था। तीसरा पढ़ो। द ऑप्टिमाइज्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन R&D लीडिंग टू एनहांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। सप्लाई चेन वाली बात सही है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की बात सही है, लेकिन ये जो R&D में इन्वेस्ट किया ऐसा कुछ केस स्टडी में लिखा हुआ नहीं था। बट बाकी 3 ऑप्शन तो गलत हैं, तो सही आंसर यही है कि सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कॉस्ट कम हो गए। ठीक है, फिर ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैक्रो एनवायरनमेंट पेस्टल। मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए 6 फैक्टर्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स जिनको अपने बोलते हैं पेस्टल। तो ये पेस्टल एनालिसिस पे बेस्ड है। अब हमें कहानी बताई गई है कि ये कंपनी अब इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है, तो कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन कंट्री में जाती है तो पेस्टल एनालिसिस करती है। इनको ये समस्या आ रही है जिसको लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो बताइए पेस्टल का कौन सा एलिमेंट पे ये लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो उसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है। This analysis highlighted specific challenges, especially in understanding the socio-cultural trends and regulatory differences across the region. तो सोशो कल्चरल डिफरेंसेस सबसे बड़ा था जिसको लोग हैंडल करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ कि प्रोडक्ट को, अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया, प्रोडक्ट को अलाइन किया टू सूट द लोकल प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, कि हर जगह का जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से इनका प्रोडक्ट और ज़्यादा सूटेबल रहे, सोशो कल्चरल। ठीक है, मैंने ये क्लास में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे आप देखते हो ना मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये सब इंडिया में जो आए हैं, ये लोग अपने मेनू में वेजिटेरियन आइटम्स का भी एक सेक्शन रखे, बिकॉज इंडिया में वेजिटेरियन कंज्यूमर्स भी है। 35% के आसपास वेजिटेरियन कंज्यूमर्स हैं इंडिया में। आप विदेशों में जाओगे तो वहाँ पे आपको वेज वाला ऑप्शन नहीं मिलता, खाली नॉन वेज का ऑप्शन रहता है, बहुत कम जगह पे वेज का मिलता है। तो इंडिया में जब ये लोग आए तो इन्होंने वेज ऑप्शन भी क्रिएट किया। इनफैक्ट कई बार तो डोमिनोज वाले ना जैन पिज़्ज़ा भी लेके आते हैं जहाँ पे ऑनियन गार्लिक भी नहीं होता है, ऐसा भी होता है बीच बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेंजिंग द स्ट्रैटेजी एंड द प्रोडक्ट टू सूट द लोकल प्रेफरेंसेस। KFC जो चिकन के लिए जाना चाहता है, इंडिया में KFC के अंदर भी वेजिटेरियन बर्गर मिलता है, इससे बड़ा आपको क्या सबूत दूं मैं।
ठीक है, कि लोकल प्रेफरेंस से मैच कराओ। तो यहाँ पे पेस्टल का एस, सोशो कल्चरल एलिमेंट, इनका सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको लोग ओवरकम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन उसी पे ये रहा। Which aspect of the pestle analysis proved to be most challenging for the horizontal technologies? The answer is socio-cultural. तो आंसर है socio-cultural factors। ठीक है, तो ये था सर इतना बड़ा कहानी वाला MCQ। सर 2 पेज की कहानी, उसके ऊपर 5 MCQ पढ़ना, भले ही 10 मार्क हो, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम फॉर द स्टूडेंट। तो इसको मैं अच्छा मानूंगा, बहुत तगड़ा था ये। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने एक कहानी बताई है, कहानी में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया है और आपको पढ़ के कहानी को गेस करना है कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, विजन है, मिशन है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है। क्या इन्होंने बनाया, बोला डिफाइन द कोर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन द कोर पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट वी डू एंड हु वी आर, हमारा मेन काम क्या है। ये सवाल होता है मिशन स्टेटमेंट का, तो इसलिए आंसर है मिशन स्टेटमेंट। मैंने हर जगह अपने बुक का पेज नंबर रेफरेंस भी दिया है। मैं हर जगह तो बुक ले जाके दिखाऊंगा नहीं, बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल टॉपिक जब मैं डिस्कस करूंगा ना तुम्हारे साथ, अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वहां पे मैं एक बार बुक से ले जाके भी टॉपिक पढ़ा के डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, ये बुक के पेजेस और रेफरेंस ले डाले हैं। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर है, बहुत इजी है। इन्होंने बोला कि कंपनी का जो सेल्स है ना प्लेटो कर गया, मतलब एकदम स्टैग्नेंट हो गया, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। वो पीएलसी का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो मैच्योरिटी पे जाके प्लेटो कर जाता है। तो इन्होंने बोला है कि बताइए वहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है। ये बहुत ईजी था, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है। प्लेटो हो जाना मतलब एकदम फ्लैट हो जाना मतलब मैच्योरिटी पे है, और मैच्योरिटी पे एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है, मैच्योरिटी के लिए को लेके बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इनका दिया स्ट्रैटेजी सही है भी नहीं, पर क्योंकि मैच्योरिटी का एक ही ऑप्शन है तो आंसर सी है। इन्होंने मैच्योरिटी में लिखा है सीक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं होता। मैच्योरिटी में आपका जो काम होता है वो बेसिकली होता है हार्वेस्टिंग, मिल्किंग, जितना पैसा उठाना उठा लो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो इन्होंने लिखा है ना वो गलत है, वो मैच्योरिटी में नहीं होता, वो ग्रोथ स्टेज में होता है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला जो काम होता है ना वो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन या ग्रोथ में करते हो, मैच्योरिटी भी नहीं करते। पर फिर भी क्योंकि मैच्योरिटी का एक ही ऑप्शन है तो वही मेरा आंसर है। ठीक है, कि मैच्योरिटी स्टेज में। 3 नंबर, ये बड़ा सुंदर टॉपिक है, मेंडलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, पेज नंबर 3.3। ये मैं एक बार डायग्राम आप लोगों को शो करूंगा मेंडलो मैट्रिक्स का। इसको बोलते हैं मेंडलोस स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, कि कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, किसी का इंटरेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन लो होता है, हाई होता है, किसी का पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनाइजेशन लो होता है, हाई होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स को अलग अलग डब्बे में डाल सकते हो। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया उसको पढ़ के बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि किस कैटेगरी में है। ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक लोकल कंपनी के साथ मर्जर कर रही है। अब ये लोकल कंपनी का, द लोकल कंपनी हैज़ हाई स्टेक इन मेंटेनिंग द लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, कि अगर एक एमएनसी लोकल कंपनी से मर्ज होगा तो लोकल कंपनी चाहती है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लेबर यूज़ हो और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो। तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द एंटायर डायनेमिक्स जो होने वाला है, हाई इंटरेस्ट, बट दे हैव वेरी लो पावर इन द फॉर्मल नेगोशिएशन। तो एमएनसी जब वहाँ के लोकल इलाके के बंदों से, लेबर से नेगोशिएट करेगा तो इस लोकल कंपनी के पास वो नेगोशिएशन वाला पावर नहीं है। तो पावर लो है पर इंटरेस्ट हाई है, इसको बोलते हैं लो पावर हाई इंटरेस्ट। लो पावर हाई इंटरेस्ट वाला डब्बा होता है ये लाल वाला, लो पावर हाई इंटरेस्ट। जनरली ये डब्बा एम्प्लॉइज को और वेंडर्स को लेके होता है। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बट दे डोंट हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनके लिए स्ट्रैटेजी होती है कीप देम इन्फॉर्म्ड, इनको हमेशा हर डिसीजन में आप इन्वॉल्व करो, इन्फॉर्म करो, एंगेज करो, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहरहाल हमसे क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी पूछा नहीं था, वो तो मैंने एक्स्ट्रा तुम लोग को बता दिया। हमें बस ये पूछा था कि ये कहाँ पर जाएगा, लो पावर हाई इंटरेस्ट में। मेंडलो का क्वेश्चन है, सोचो मेंडलो वाली टॉपिक को टच कर लिया। दैट वाज द नाइस पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। ये एंसॉफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एंसॉफ मैट्रिक्स का मैं डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को। हर चैप्टर से इन्होंने कुछ ना कुछ चुक चुक के डाला है। ये देखो, ये एंसॉफ मैट्रिक्स का डायग्राम है। एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इस कंपनी, ये वाला क्वेश्चन वहाँ ईजी है। ये कंपनी होम प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब अप्लायंसेस। अब ये लोग एकदम नया रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस चालू कर रहे हैं, जहाँ सोलर पैनल बनाएंगे, होम एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन बनाएंगे। एकदम नया प्रोडक्ट और नए मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, कौन सी स्ट्रैटेजी है? डाइवर्सिफिकेशन। तो एंसॉफ मैट्रिक्स की जो 4 स्ट्रैटेजीज होती है ना, वही चारों ऑप्शन में, और यहाँ अप्लाई करेगा डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज दैट्स अ न्यू प्रोडक्ट। देखो खुद लिखा है, कर्ली लाइंस पढ़ो, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, एंड
एंटरिंग एन इंडस्ट्री विद देयर करेंट ब्रांड, खाली ब्रांड वही है पर इंडस्ट्री और मार्केट पूरा नया है, तो न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। ये रहा, देखो न्यू के इंटरसेक्शन में कौन है, डाइवर्सिफिकेशन। ओके, फिर ये आखिरी एमसीक्यू है, चैप्टर 5 पे बेस्ड है, बहुत सुंदर है ये। इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो मुझे बहुत पसंद आया, मैकिन्से मैट्रिक्स का है ये, मतलब एक मैकिन्से मॉडल होता है 7S, हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स, उस पे है ये। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। मैकिन्से 7S मॉडल बोलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 7 S होते हैं, 7 एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से 3 को आप बोलते हो जो ऊपर में हार्ड S, और नीचे वाले 4 को आप बोलते हो सॉफ्ट S। ठीक है, तो आपको बेसिकली उस एमसीक्यू में बताना है कि वहां पर मैकिन्से का 7S में से कौन सा वाला S यूज हो रहा है। ठीक है, ये आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। लीडरशिप के ऊपर स्टाइल है, देखो स्टाइल मतलब लीडरशिप स्टाइल, तो वो एमसीक्यू लीडरशिप पे है। आओ पढ़ते हैं। अल्फा कॉर्प इज अंडरगोइंग अ शिफ्ट टू फॉस्टर कल्चर दैट एनकरेजेस इनोवेशन। टू अचीव दिस द कंपनी इज फोकसिंग ऑन हाउ द लीडर्स इंटरैक्ट एंड लीडरशिप को कैसे अलाइन किया जाए। तो क्योंकि आप लीडरशिप के बारे में बात करो, लीडरशिप स्टाइल के बारे में, इसीलिए द एलिमेंट इज स्टाइल, एस से स्टाइल। तो जो 4 सॉफ्ट एस होते हैं उसी में से एक एस होता है स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल। तो ये आंसर है। तो देखो इन्होंने मैंडेले को टच किया, इन्होंने मैकिन्से 7S मॉडल को टच किया, कहाँ कहाँ इनका वैरायटी जा रहा है। हर बार वो BCG और कुत्ता नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, वो BCG में डॉग बोल के होता है ना, उसी को मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो अब ये MCQs हो गए सर। अब मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। 5 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से 2-2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ये देखो, ये पहला चैप्टर नंबर 1 चालू होता है इंट्रोडक्शन टू SM, इससे 2 क्वेश्चन है 7, 8। 7 वाला केस स्टडी, 8 वाला डायरेक्ट थ्योरी है। चैप्टर 2 से भी 2 क्वेश्चन है, एक केस स्टडी और एक डायरेक्ट थ्योरी है। चैप्टर 3 से भी अगेन 2 क्वेश्चन है, एक केस स्टडी और एक डायरेक्ट थ्योरी है। चैप्टर 4 से भी 2 क्वेश्चन है, ये केस स्टडी हो गया और ये पतला सा थ्योरी। चैप्टर 5 से 2 क्वेश्चन और दोनों केस स्टडी है, ये भी और ये भी। चैप्टर 5 तो सबसे खतरनाक है, जो स्टूडेंट को डर लगता है। ओके, आओ सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, अब मैं डिस्क्रिप्टिव चालू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 का है ये क्वेश्चन। मैं हर एक कहानी पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, कहानी का मेन मुद्दा बता दूंगा। ये क्वेश्चन है अबाउट CEO, कि CEO का मेन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो चैप्टर 1 में दिया हुआ है, पेज 1.14। मैं बुक शो कर रहा हूँ एक बार आपको, ये देखिए, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1.14, जहाँ पर ना कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी डिस्कस्ड है। उसी के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर यानी CEO की क्या ड्यूटीज होती है। इसी पे सेम क्वेश्चन नंबर 5 है जो एकदम कॉपी पेस्ट है इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, देखो इधर, कि एक कंपनी है, उसको CEO हायर करना है, तो नए CEO के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। ये 8 खूबियाँ होनी चाहिए कि CEO का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो ये 8 खूबियाँ होनी चाहिए। एग्जैक्टली यही आंसर ICI ने भी पीछे डाला है कि CEO की 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये तो एकदम क्वेश्चन बैंक से छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, खाली कहानी चेंज है, आंसर पूरा वही है। सेकेंड, ये मिशन स्टेटमेंट का पहला डायलॉग होता है, ठीक है, पेज नंबर 1.9। ये देखो, ये मिशन स्टेटमेंट टॉपिक है, ये पहला डायलॉग पढ़ो। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप। ये आप देखो यहाँ, अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। तो इन्होंने आंसर में पहले 2 डब्बे डाले हैं। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, और फिर ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मिशन स्टेटमेंट के ये फायदा होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। ये तो यही इनका आंसर है डिस्क्रिप्टिव में पीछे, ठीक है। चैप्टर 2, दिस इज अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, वो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के ऊपर। देखो लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कि एक कंपनी है, वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, तो वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है। तो पहले वो लोग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप स्टडी करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब होता है कि आपके उस पूरे बिजनेस में कितने कितने पावरफुल कॉम्पिटिटर्स हैं जिसको आपको देखना है, जिनकी स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करना है, ताकि आप भी अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर पाओ। तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो बताओ। तो ये पूरा स्ट्रेट आंसर है, एकदम डिस्कस कर देता हूँ एक बार। मैंने सारे पेज नंबर भी लिख रखे हैं किताब के, कि भाई वो रहता है ना मन में
ये टॉपिक चालू हुआ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइज आवर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, उनके स्ट्रेंथ्स देखो, उनके वीकनेस देखो, और फिर सारे इंफॉर्मेशन को पुट टुगेदर करके एनालाइज करो। तो 5 स्टेप्स हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, ये सबको आता है कि माइकल पॉटर के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल में कौन कौन से 5 फोर्सेस है बताइए, समझाइए। ठीक है, ये भी ये रहा आपके सामने माइकल पॉटर का डायग्राम देख लो, एक रिवीजन ही हो जाएगा तुम्हारा इसी बहाने। ये रहा माइकल पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल, ये रहे 5 फोर्सेस। तो ये आपको 2-2 लाइन के डिस्कस करने, बस इतना ही, पूरा पूरा लंबा लंबा डिस्कस नहीं करना है। ओके, चैप्टर 3, ये पहला क्वेश्चन बहुत क्रिएटिव है। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन किया है हमने जो बुक में भी है, इंस्टीट्यूट की भी और मेरे बुक में भी है, पर यहाँ जो क्वेश्चन है वो थोड़ा क्रिएटिव है। ये कंपनी जो है ना, ये स्मार्ट होम डिवाइस बनाना चाहती है। ये कंपनी ऑलरेडी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में है, मतलब टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, जो घर के अप्लायंसेस होते हैं वो सब बनाती है। पर अब ये लोग स्मार्ट डिवाइसेस में मूव कर रहे हैं। स्मार्ट डिवाइसेस क्या होता है? जो आपके मोबाइल फोन से चलता है, वाईफाई एनेबल्ड होता है, जिसको हम लोग IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब आप अपने मोबाइल से वाईफाई से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है सब ऑपरेट कर सकते हो। तो बोला इस इंडस्ट्री में जाने के पहले वो लोग स्वॉट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको स्वॉट करना है। नाउ प्रॉब्लम इज क्या कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है हमें पता है, ठीक है। लेट मी शो। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है हमें पता है, और इंस्टीट्यूट की किताब में और मेरी किताब में वही सेम एग्जांपल है कि एक फेमस लॉ फर्म है, उनका स्वॉट करो। लेकिन इस बार स्वॉट जो हमको करना था वो किसका करना था? हमको स्वॉट करना है ऑफ एन कंपनी जो स्मार्ट होम डिवाइसेस में जा रहा है। तो स्मार्ट होम वाले डिवाइसेस में क्या क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट होते हैं, ये क्रिएटिवली आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में। आपको हर एक चीज में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट में कम से कम 3-3 पॉइंट तो सोचने पड़ेंगे। तो ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका आंसर यहां पे डिस्कस कर देता हूं तुम्हारे साथ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ने आंसर बना के दिया स्वॉट। बोला स्मार्ट होम डिवाइसेस में हमारे पास 4 स्ट्रेंथ हैं। नंबर 1, हमारा ऑलरेडी कंज्यूमर अप्लायंसेस का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। हम लोग अप्लायंस के धंधे में, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी R&D भी है, हमारे पास पैसा भी है टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। ये हो गया स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या क्या है? हमने आज तक कभी स्मार्ट होम डिवाइसेस बेचा नहीं है बनाकर, तो हमें उस मार्केट में एक्सपीरियंस कम है। अच्छा, स्मार्ट डिवाइस आप बेचोगे तो R&D में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चैलेंजेस है कि एक नया प्रोडक्ट लाइन चालू करना पड़ेगा, जो कि स्मार्ट डिवाइसेस एकदम अलग होते हैं, बहुत महंगे होते हैं नॉर्मल डिवाइस के मुकाबले। आप समझो अगर एक नॉर्मल टीवी 25,000 का आता होगा, तो स्मार्ट टीवी अलग टाइप का जो वाईफाई से चले वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, काफ़ी महंगा। ये सब लाइट्स स्मार्ट होते हैं कि वाईफाई से पूरा का पूरा लाइट पैनल कंट्रोल होता है, बहुत महंगा आता है। मैंने एक बार पता किया था, इतना महंगा था, मैंने डिसाइड किया कि नहीं करूँगा, इतना महंगा होता है ये। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए। चैलेंज एक नए प्रोडक्ट लाइन में जाना। फिर आपके पास जो कस्टमर बेस है वो रेगुलर कंज्यूमर अप्लायंसेस का है। स्मार्ट वाला अप्लायंसेस का कंज्यूमर अलग होता है, वो हाई एंड एलीट कंज्यूमर्स होते हैं, महंगे वाले कंज्यूमर्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है? ये ग्रोइंग मार्केट है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं जब वो महंगे महंगे घर बनाते हैं तो वो स्मार्ट डिवाइसेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मार्केट ग्रोइंग है इसका। आप किसी एग्जिस्टिंग स्मार्ट होम अप्लायंस प्रोवाइडर के साथ टाई अप कर सकते हो। आपका ब्रांड लॉयल्टी है तो उस पर आप लीवरेजिंग कर सकते हो। जैसे फिलिप्स रेगुलर अप्लायंस भी बनाता है और स्मार्ट अप्लायंस भी बनाता है, ठीक है। आप इनोवेशन कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। थ्रेट क्या है? इस मार्केट में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से कंपटीशन मिलेगा। अच्छा, इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। ये जो स्मार्ट अप्लायंस है ना, वाईफाई एनेबल्ड, इनमें अभी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चल रहा है, तो इनका लाइफ स्पैन बहुत जल्दी खराब हो सकता है, ऑब्सोलीट हो जाएगा। पर वो मैं देखूँ ना तो कस्टमर के लिए थ्रेट है, कंपनी के लिए तो फ़ायदा ही है कि बार बार वो लोग माल बेच सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी स्मार्ट डिवाइसेस लगवाते हैं ना अपने घर में, उनको बड़ा झमेला होता है कि हर 4-5 साल में उनको रिपेयर पूरा बदलवाना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है। ऑब्वियसली अगर आपके घर के अप्लायंसेस वाईफाई एनेबल्ड है, इंटरनेट एनेबल्ड है, तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क तो आएगा ही ना, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। और कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज हर कंज्यूमर ये खरीदेगा नहीं, बहुत महंगा होता है। इसको खरीदना भी महंगा होता है, इसको मेंटेन करना भी महंगा होता है। तो ये स्वॉट जरूर पढ़ लेना, बिकॉज ये क्रिएटिव है, अपने खोपड़ी सोचना पड़ता है। कई स्टूडेंट जिनको स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में पता नहीं है ना, कि वो वाईफाई एनेबल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बेस्ड होते हैं, तो वो कर भी नहीं पाएंगे फिर इसका आंसर। ओके,
ठीक है। चैप्टर 3 से एक और क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत हार्ड है, कई जन को समझ में नहीं आता, मैं समझाऊंगा अभी। चैनल क्या होता है? चैनल मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके। चैनल क्या होता है? चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। चैनल 3 प्रकार के होते हैं, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। ये बहुत हार्ड था इसलिए मैंने ये नोट्स दिखवाए थे समझाने के लिए। देखो, सेल्स चैनल का बेसिकली मतलब होता है दुकान जहां से कस्टमर के पास माल जाएगा। इट कैन बी ऑफलाइन, इट कैन बी ऑनलाइन। आपकी वेबसाइट ऑनलाइन सेल के लिए, आपका शोरूम ऑफलाइन सेल के लिए। सेकेंड है प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल का मतलब होता है डिलीवरी सिस्टम, कोरियर डिलीवरी, या शोरूम से कस्टमर खुद लेके जा रहा है, उसको बोलता है डिलीवरी। ठीक है, प्रोडक्ट चैनल मतलब बेसिकली हो गया आपका डिलीवरी चैनल। और सर्विस चैनल का मतलब होता है आफ्टर सेल सर्विस आप कैसे दोगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट डायलॉग मैं बोलूंगा जिससे पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। आपको कौन सा चैनल चाहिए, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल की सर्विस चैनल, कौन सा बेस्ट है? सर तीनों चाहिए। ये पढ़ो, these 3 channels support each other, business has to use all the 3 channels। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 4 पे आते हैं। ये जी मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। इन्होंने बोला कि ये लोग इंडस्ट्री एनालिसिस करना चाहते हैं 2 फैक्टर्स के बेसिस पे, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। तो बताइए कौन सा मैट्रिक्स ये लोग यूज कर रहे हैं। ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जी मैकिन्से मैट्रिक्स के होते हैं। ठीक है, और इन्होंने स्ट्रैटेजी भी लिख के दिया जिससे पता चल रहा है, गो अहेड, बी केयरफुल, आई विल शो यू द डायग्राम। जी मैकिन्से मैट्रिक्स के चैप्टर 4 में आता है और मैंने उसका अलग से एक डायग्राम भी इस तरह का दिखाया था क्लास में। देखो इधर, यहाँ पे क्या होता है, रेड येलो ग्रीन कलर की लाइट्स होती है। रेड कलर की लाइट मतलब वो बिजनेस अच्छा नहीं, उसमें स्टॉप करो। येलो बिजनेस मतलब ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या, रुक जाओ, कॉशन। ग्रीन मतलब गो, आगे बढ़ो, इसमें इन्वेस्ट करो। तो इसमें 2 ही पैरामीटर होते हैं, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। तो बेसिकली आपको जी मैकिन्से मैट्रिक्स जो है ना, वो इसमें थोड़ा सा समझाना है। नेक्स्ट फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये चैप्टर 4 का ही। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, पेज था 4.11, ये रहा। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है, मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था डोमिनोज और पेप्सी का। आप डोमिनोज में जब भी जाओगे कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी का ही मिलेगा, पिज़्ज़ा हट में जब भी जाओगे उनका कोको कोला के साथ टाई अप है। अलायंस का मतलब है दोनों कंपनी अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करेंगी पर बिजनेस में साथ साथ एक दूसरे को क्रॉस मार्केटिंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक अलायंस। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस के एडवांटेजेस मैंने याद करने के लिए 4 तरह के होते हैं। पोज, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक। ये रहा, यही हमसे पूछा है, आंसर में पूरा यही है कि अलायंस क्या होता है, स्ट्रैटेजिक अलायंस, और उसके 4 एडवांटेज क्या है। पोज, ठीक है। अब हम लोग आ गए अपने आखिरी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। दोनों ही लंबे लंबे केसेस है, बड़े अच्छे हैं। ये पहला वाला केस है, बहुत सुंदर है। चैप्टर 5 में एक टॉपिक आता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। ये रही वो टॉपिक सर, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर ये एक डायग्राम मैंने क्लास में पढ़ाया था कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में 4 तरह के कंट्रोल होते हैं। प्रेमाइसिस कंट्रोल, प्रेमाइसिस का मतलब होता है अजम्पशंस जिसके बेसिस में आपने स्ट्रैटेजी बनाया कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड इतना होगा, मार्केट में इंटरेस्टेड ये होगा, कस्टमर्स ऐसा ऐसा चीज़ चाहेंगे, उसको बोलते हैं अजम्पशंस। तो प्रेमाइसिस मतलब अजम्पशंस कंट्रोल। दूसरा स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें साफ बोला है कि कंपनी अपने अजम्पशंस को लगातार चेक करती रहती है। अजम्पशन मतलब प्रीमाइसिस, तो वो कौन सा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फॉलो कर रही है। द आंसर इज प्रीमाइसिस कंट्रोल। ये रहा कि इन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी बनाया वो बहुत अनसर्टेन है, एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, तो ग्रीन कलर। टू मैनेज दीज अनसर्टेनिटीज दे रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट देयर बिजनेस अजम्पशंस। तो अजम्पशंस को चेक करते रहना, इसको बोलते हैं अजम्पशन यानी प्रीमाइस कंट्रोल। तो ये प्रीमाइस कंट्रोल पे क्वेश्चन था पूरा, ठीक है। फिर ये अगेन मैकिन्से 7S मॉडल पर है। यही वाला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था ना, ये बहुत लंबा क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने पूछा कि वो 7 एस कौन से होते हैं। ये 3 हार्ड एस एलिमेंट है, ये 4 सॉफ्ट एस एलिमेंट है, ये मैकिन्से मॉडल के डिसएडवांटेजेस या 4 लिमिटेशंस है। ये पूरा इन्होंने लिख के दिया उसके आंसर में, ठीक है। हमको सर ये क्वेश्चन पढ़े कैसे पता चलेगा कि मैकिन्से मॉडल पे है। सबसे पहले तो इन्होंने बोला इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स, पर उससे भी क्लियर नहीं होगा। ये हिंट है सबसे बड़ा, हार्ड एंड सॉफ्ट।
हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट सिर्फ मैकिन्से मॉडल में ही होता है, 3S हार्ड है, 4S सॉफ्ट है। तो मैकिन्से मॉडल का क्वेश्चन था, हार्ड है, सॉफ्ट है और उसके लिमिटेशंस बनाने थे, लंबा आंसर है आरटीपी में इसका 2 पेज का पूरा। ओके तो ये था सर कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विद ऑल ऑफ यू आरटीपी का, ठीक है। तो मतलब मुझे लगा बहुत स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन पेपर है एसएम का, इस बहाने एक रिवीजन हो जाता है, स्टूडेंट को पता चल जाता है कि वो कितने पानी में है, कि उसको एसएम कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। फ्रैंकली मैं बोलूँ तो एफएम एसएम वाले पेपर में स्टूडेंट के लिए तो ये एक वरदान है कि 50 मार्क का एसएम डाला है, ठीक है। एफएम उन स्टूडेंट्स का अच्छा होता है जिनका थोड़ा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, तो वो एफएम में नंबर ले आते हैं, जिनका नहीं होता उनको बड़ी दिक्कत होती है एफएम में। एसएम तो एकदम सिंपल बिजनेस वाला ज्ञान है, बिजनेस सबको आता है, हर स्टूडेंट बिजनेस की एक बुद्धि रखता है, बस वो मेहनत की बात है, पढ़ने की बात है कि हम एसएम का प्रॉपर फ्रेमवर्क, सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अच्छा आरटीपी था ये। ओके थैंक यू।